हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाओं का सबसे मस्त टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी टॉपिक, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आने वाला है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। गाइस, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कुछ बेसिक लॉ, बेसिक नियम पर डिपेंड होती हैं। आपको रासायनिक अभिक्रिया पता है। रासायनिक अभिक्रिया में अक्सर क्या होता है, जब हम भी कभी भी अभिकर्मक लेते हैं और किसी टेम्परेचर पर किसी कैटालाइज यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में या फिर किसी दाब की उपस्थिति में जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो अभिकर्मक से हमको उत्पाद मिल जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट्स, और यहाँ पे हमको उत्पाद मिलता है, उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट। जब भी अभिकर्मक से हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमको कुछ उत्पाद मिलता है, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये सारी की सारी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है कुछ बेसिक लॉ, बेसिक नियम पर डिपेंड होती है। वैसे तो आपकी किताब में जो नियम दिए हैं मुख्यतः वो 5 नियम दिए हैं, जैसे कि द्रव्य का अविनाश का नियम सबसे पहला है, इसके बाद गुणित अनुपात का नियम, विसरण अनुपात का नियम, गैर विसरण का नियम। ये नियम हम आगे की वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। द्रव्य नियम का, द्रव्य की अविनाशिता का नियम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आने ही वाला है, ये समझ के चलिए कि आने ही वाला है। आपके पास अभी बहुत सारा टाइम है, तो सारे टॉपिक्स को बेसिक्स से और सारे टॉपिक्स को अच्छे से अभी से क्लियर करके अच्छे तरीके से पढ़कर अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ताकि पेपर के आने तक हमको सारी चीजें याद हो। ऐसा मान के चलना कि सारी ही चीजें आनी है, क्योंकि मैं जो सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं वो आपके चैप्टर के सिलेबस का है। तो सिलेबस की चीजें हमें अभी से पढ़नी, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत सारा समय है, तो अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। बाद में जब पेपर आएंगे तब अपन सिर्फ मेन क्वेश्चंस को ही करेंगे। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन भी वीडियो में शेयर करूंगा। अभी अपन पढ़ते हैं द्रव्य संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता के नियम। एक महान वैज्ञानिक था, मस्त वैज्ञानिक था, लेवोजियर, जिसको अधिकतर लेवाजिए भी लिखा रहता है। ले वा जो ये, या फिर इसे कई जगह पर ले वा जी ये, लेवाजिए भी लिखा रहता है। एक महान मस्त वैज्ञानिक था लेवाजिए। उसने जब अभिकर्मकों को लिया, एक्चुअली वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने जब अभिकर्मकों को लिया और एक छोटी सी रासायनिक अभिक्रिया कराई जिससे उसको उत्पाद मिला। उसने उस रासायनिक अभिक्रिया में ये बात ऑब्जर्व की, उसने ये रासायनिक अभिक्रिया में ये बात गौर की कि जब वो अभिकर्मक को जितनी मात्रा में लेता था, मान लीजिए 50 ग्राम यदि अभिकर्मक वो लेता था तो उसको उत्पाद भी 50 ग्राम ही मिलता था। जब वह 50 ग्राम अभिकर्मक लेता था उसको 50 ग्राम उत्पाद मिलता था। उसने सारी अभिक्रिया देखी, जैसे C+O2 देखा, उसमें तो CO2 मिलता है। इसके बाद 2H2 प्लस O2, तो इसे 2H2O मिलता है। उसने जितनी भी अभिक्रिया थी सारी अभिक्रिया देखी और उसके बाद उसने एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या फिर द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ये महान वैज्ञानिक इसलिए था क्योंकि इस वैज्ञानिक से पहले हम द्रव्य की अविनाशिता के नियम को नहीं जानते थे। इससे महान वैज्ञानिक की वजह से द्रव्य का अविनाशिता का नियम सामने आया और इसकी वजह से हम जो है आज की रासायनिक अभिक्रिया को बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। मॉलिक्यूल्स को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ये इसी नियम की वजह से हमारे लिए आसान हो जाता है। तो पढ़ते हैं द्रव्य का अविनाशिता का नियम क्या होता है। द्रव्य का अविनाशिता के नियम के अनुसार जब हम जितनी मात्रा में अभिकर्मक लेते हैं हमको उत्पाद भी उतनी ही मात्रा में मिलता है। अर्थात पदार्थ की मात्रा जो है कहीं पे भी क्षरित नहीं होती है, पदार्थ की मात्रा कहीं पे भी नष्ट नहीं होती है। इस नियम को आप शॉर्टकट में कह सकते हैं कि द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है,
सेम यही लॉ जो है एनर्जी पे भी लागू होने लगा है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर, आपने ये बहुत ज्यादा देखी होगी। ये एक्चुअली ये भी यही चीज है, बस यहाँ पे द्रव संरक्षण का नियम है, ये कहलाती है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये एनर्जी यहाँ पे आप देख सकते हो कि E इक्वल टू mc स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है कि आप एनर्जी फाइंड कर सकते हो कि किसी वस्तु का द्रव्यमान आपको पता है, और C यहाँ पे जो होती है वो होती है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 3 into 10 की पावर 8। ये एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट होती है, जितनी स्पीड से लाइट पृथ्वी पर आती है ये वही स्पीड होती है 3 into 10 की पावर 8, यानी कि 3 into 10 की पावर 8 का स्क्वायर करने पर और किसी वस्तु के द्रव्यमान को इसकी स्क्वायर की पावर इसकी स्क्वायर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हम किसी वस्तु की एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। और ये द्रव की अविनाशिता का नियम से ही संबंधित है, इसको हम कहते हैं एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। और यह नियम यह बताता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। चलिए फिर से फोकस करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि आप द्रव को ना तो बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसलिए यदि आप शॉर्टकट में लिखें तो यह लिख सकते हैं कि द्रव ना तो बनाया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मकों का द्रव्यमान परिवर्तन के बाद बने पदार्थों, यहां पे लिख देता हूं, के द्रव्यमान के तुल्य होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वह नियम यह है कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता है और द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है। इसे समझिएगा, नोट डाउन करिए शब्द। मान लीजिए आप कोई अभिकर्मक जो है, अभिकर्मक 50 ग्राम लेते हैं, 50 ग्राम लेते हैं, तो अभिकर्मक यानी कि कोई पदार्थ है, पदार्थ की मात्रा कितनी है 50 ग्राम, यानी कि द्रव्य की मात्रा कितनी है 50 ग्राम, और कोई अभिक्रिया कराते हैं जिससे उत्पाद बनता है और उत्पाद भी 50 ग्राम बनता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो द्रव्य बन रहा है वो भी क्या है 50 ग्राम। रासायनिक अभिक्रिया के पहले जो द्रव्य था वो था 50 ग्राम, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो द्रव्य बन रहा है वो है 50 ग्राम, यानी कि द्रव्य की मात्रा जो है कहीं पे भी नष्ट नहीं हो रही है, द्रव्य की मात्रा जो है सदैव संरक्षित रहती है, द्रव्य की मात्रा सदैव संरक्षित रहती है, द्रव की मात्रा सदैव संरक्षित रहती है, द्रव की मात्रा कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आप एक रिएक्शन देखेंगे C+O2 इक्वल टू C, इसको एरो बोलते हैं, इक्वल टू नहीं बोलते, CO2, C+O2 लेने पर CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप बोलोगे कि ये ना ये हम कार्बन लेते हैं उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं उससे CO2 बनता है, तो CO2 हमको दिखना चाहिए, यानी कि हम उसको तौल सकें, तो ये जो CO2 होता है ये गैस के रूप में ऊपर चले जाता है। ये CO2 का जो द्रव्यमान है, जहां पे जो आप कार्बन का द्रव्यमान ले रहे थे, फिर आपने जो ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिया, दोनों को द्रव्यमान पे भी आप जोड़ लें, मान लीजिए x आता है, तो CO2 जितनी बनेगी उसका द्रव्यमान भी क्या होगा x होगा। ये गैस के रूप में होता है, यानी कि ऊपर आसमान में चले जाता है, पर द्रव्यमान जो होगा गैस का द्रव्यमान वो होगा x। इस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम वह नियम है जिसमें यह बात की संतुष्टि की जाती है कि द्रव्य ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है,
द्रव्य को ना तो अपन बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये लेवाजिये ने दिया था 1744 में। सन 1744 में लेवाजिये ने यह नियम दिया था। इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को कराया जाता है तो उसमें जितनी मात्रा में अभिकर्मक लिया जाता है उतनी ही मात्रा में हमें उत्पाद मिलता है। इस बात को प्रूव करने के लिए, मतलब कि लेवाजिये का सहयोग देने के लिए एक महान वैज्ञानिक आए थे जिसे हम कहते हैं लैंडोल्ट। लैंडोल्ट महान वैज्ञानिक था, उसने लेवाजिये का सपोर्ट किया था। लैंडोल्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उसने द्रव्यमान संरक्षण नियम की पुष्टि की थी। लैंडोल्ट ने एक एच आकार की नली ली थी। ये एच आकार की नली है। एच आकार की नली ली थी और उसने, मान लीजिए ये पहली नली है और ये दूसरी नली है। पहली नली में उसने कोई दूसरा विलयन और दूसरी नली में उसने कोई दूसरा विलयन लिया था। मैं आपको लिख के बता देता हूं। पहली नली में उसने लिया था AgNO3 और दूसरी नली में उसने लिया था NaCl का विलयन लिया था। इस प्रकार जब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसने क्या किया, लैंडोल्ट ने इस एच आकार की नली को एक चूल्हे पर रखकर इसका वेट नाप लिया और जितना वेट नापा उसको यदि मैं x मान लूं तो उसके बाद उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। आप पहले इस लैंडोल्ट की जो एच आकार की नली है, यहाँ पे नली है, इस एच आकार की नली को यदि आप नापते हैं तुला में तो यहाँ पे यदि x ग्राम आ जाती है इसकी वैल्यू, इसका जो मास है, इसका जो द्रव्यमान है, यदि वो x ग्राम आ जाती है, उसके बाद इसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया, एच आकार की नली को उल्टा पुल्टा करके इस पूरे विलयन को आपस में मिला दिया। यानी कि जो यहाँ का विलयन था AgNO3 कुछ यहाँ चला गया, यहाँ का NaCl यहाँ पे चला गया, यानी कि पूरी तरह से AgNO3 प्लस NaCl यहाँ पे मिक्स हो गया, यहाँ पे भी NaCl प्लस AgNO3 मिक्स हो गया। और इस अभिक्रिया के बाद उसने फिर से इस तुला में रखकर इसका द्रव्यमान नोट किया तो उसको इसका द्रव्यमान x ग्राम ही मिला। यानी कि इस नियम से पुष्टि की उसने कि जब उसने रासायनिक अभिक्रिया नहीं कराई थी, उसने AgNO3 का विलयन और NaCl का विलयन अलग अलग रखा था, तब द्रव्य यदि x ग्राम था तो उसने जब रासायनिक अभिक्रिया करा दी दोनों को आपस में मिला दिया। यानी कि AgNO3 की जब NaCl से रेट कराओगे तो बन जाता है AgCl और बन जाता है NaNO3। तो उसने जब NaNO3 और AgCl का द्रव्यमान नोट किया, द्रव्यमान मापा, तो उसको x ग्राम ही मिला। उसने इस नियम से पुष्टि की कि लेवाजिये जो कह रहा है वो सही कह रहा है। लेवाजिये ने यदि ये कहा है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, और उसने यदि ये भी कहा है कि द्रव्य जो है यदि आप किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितनी मात्रा में अभिकर्मक लेते हैं उतनी ही मात्रा में रासायनिक अभिक्रिया कराने के बाद उत्पाद मिल जाता है, तो वह सत्य कह रहा है। लैंडोल्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट यानी कि एच आकार की नली लेकर, ये एच आकार की नली ली थी उसने, एच आकार की नली लेकर अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि की। इस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्चुअली लैंडोल्ट का जो नियम है, लैंडोल्ट ने जिस तरीके से लेवाजिये का सपोर्ट किया, लेवाजिये के नियम की पुष्टि की, यह नियम जो है, ये लैंडोल्ट का जो एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है इसलिए मैंने इसको बता दिया। आप इसकी रिएक्शन देख सकते हैं। लैंडोल्ट ने जो दो एक्सपेरिमेंट किए थे, लैंडोल्ट ने वैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, मेन आपको मैं दो बता देता हूं। लैंडोल्ट ने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था, उसने लिया था AgNO3 प्लस NaCl और एक्सपेरिमेंट के बाद उसको भी मिल गया था AgCl प्लस NaNO3। तो उसने इस बात से देखा कि जब वो अभिकर्मक लेता है, यहाँ पे क्या होता है, अभिकर्मक, मान लीजिए AgNO3 को 50 ग्राम लेता है और NaCl को 20 ग्राम लेता है, तो यहाँ पे जो उत्पाद मिलता है, उत्पाद कुछ भी मिले उसका जो वेट होगा 50-20 कितना होता है, 70 ग्राम। यदि वो अभिकर्मक को 70 ग्राम लेता है, लैंडोल्ट जो है यदि अभिकर्मक को 70 ग्राम लेता है तो उसको उत्पाद भी 70 ग्राम ही मिलेगा। हो सकता है
कि NaNO3 उसको 20 ग्राम मिल जाए, ये 50 ग्राम मिल जाए, या फिर 10 ग्राम मिल जाए, ये 60 ग्राम मिल जाए, आप किसी भी तरीके से करें तो इसका जो प्लस आएगा वो आएगा 70 ग्राम। जितनी मात्रा में अभिकर्मक लेते हैं उतनी ही मात्रा में उत्पाद मिलता है। इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव की अविनाशता का नियम। इस प्रकार से यदि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव की अविनाशता का नियम आपको समझ में आया है तो इसके बाद गुणित अनुपात का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, गैर-विषयक का नियम, ये सारे नियम इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं। इस नियम को पढ़कर आप जो है कक्षा 11वीं में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए इस नियम को अभी बेसिक से पढ़िए और इसके बाद स्थिर अनुपात को भी बेसिक से पढ़िए। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा मेन है गुणित अनुपात का नियम, सबसे ज्यादा मेन गुणित अनुपात का नियम है, वह नियम हर बार पेपर में पूछता है। अब तक के लिए इतना ही। आप चाहे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम जब गुणित अनुपात का नियम भेजेंगे, जब पेपर के समय मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन भेजेंगे तो उसकी लिंक आपको तुरंत मिल जाएगी। आप अभी से सब्सक्राइब करेंगे तो हम हर एक चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को, सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से सॉल्व करके यूट्यूब में डालने वाले हैं। यूट्यूब में देखने पे कोई चार्ज नहीं लगता, आपको सिर्फ डाटा खर्च होता है, फ्री में देखते हैं और सारी शिक्षा सही ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिस प्रकार से आपको समझ में आया, इस प्रकार से आपको सारी वीडियो समझ में आएंगे। गाइस मैं बहुत मेहनत करके सब तरफ से ज्ञान बटोर के ये वीडियो को बना रहा हूं और आपको एकदम सही चीजें पढ़ा रहा हूं, कोई भी फालतू की चीज नहीं पढ़ा रहा हूं। तो आप जो है मेरा सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। चैनल का नाम है अमित कोचिंग इंस्टीट्यूट। धन्यवाद।